बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम कहानी। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आरुषा अपने बाल जल्दी जल्दी संवार कर कैचर में जकड़कर बस होंठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल फेरा इस इजलत से बेड की तरफ आकर अपना दुपट्टा उठा चुकी थी। बालों को झटक कर वो दुपट्टा अच्छे से ओढ़ने लगी, मगर रेशमी दुपट्टा था कि बार बार सर से फिसल कर कांधों पर जा गिरता। मरो तुम, एक तो वैसे ही सासू माँ आ रही हैं, ऊपर से तुम सर पर ही नहीं टिक रहे हो। रहम करो मुझ पर मेरे सरकार। वो दुपट्टा अपने गले से खींचकर दोनों हाथों में उठाकर अपने चेहरे के सामने करती, ऐसे इस दुपट्टे से मुखातिब हुई जैसे वो कोई बामुरव्वत इंसान हो और उसके कहते ही बेचारे को शर्म आ जाएगी और उसके सर पर जोश खाकर टिक जाएगा। ज़रूरी तो नहीं कि सासू माँ के सामने दुपट्टा सर पर ही लिया जाए, शानों पर भी डाला जा सकता है। अपने पीछे इस्लान की आवाज़ सुनकर आरुषा तेज़ी से मुड़ी, लेकिन उसे सिर्फ ट्राउज़र में देखकर जिस तेज़ी से मुड़ी थी इसी तेज़ी से रुख बदल कर बस इतना ही कहा था, आपको नहीं मालूम माँ जी को कैसी बहू देखना है। सर पर दुपट्टा संभाले हौले हौले चलती, सुर में बोलती, ताल में हंसती, गिन गिन कर लुक़्मे खाती एक ख़ानदानी बहू। लगातार परेशानी से बोलते हुए उसने फिर से दुपट्टा सर पर लेकर इस बार पेशानी तक दुपट्टा खींच लिया। उसकी बेसरोपा की बात पर इस्लान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ा। महबूब बीवी, मैंने नहीं की शिकायत, मगर सोच रहा हूँ कर ही दूँ। वो मुड़कर उसकी पेशानी पर उंगली की पौर से मारता बेड पर बैठकर अपनी घड़ी उठाकर पहनने लगा। हाँ कर दे। वो मुंह टेढ़ा करके बेड से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर रखने लगी। इस्लान ने घड़ी पहनते हुए उसका नाराज़ नाराज़ चेहरा देखा, फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ, एक ज़रूरी काम से आ रही हैं बस, और कुछ नहीं। उनकी बहू हर हाल में बहुत क्यूट सी परी लगती हैं, क्योंकि वो खालिस है, मासूम है। उसे ख़ानदानी बहू बनने की ज़रूरत नहीं, वो जैसी है उनके बेटे की जान है। आरुषा साख से उसके अल्फाजों के जादू में खोई हुई खड़ी रही थी। इस्लान उसके दुपट्टे को बड़ी ही नरमी से शानों से गुजार कर सर पर टिका चुका था। वो सरापा मोहब्बत था उसके लिए। आरुषा की आंखों में इस्लान की मोहब्बत ने बिजलियाँ सी भर दी थी। हाँ माँ पहुँचती होंगी, हम भी नीचे चलते हैं। झुककर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसने बारी बारी उसकी आंखों फिर पेशानी को चूमा था। फिर इस्लान के हमराही में वो रूम से बाहर निकली थी। जैसे ही कार आहिनी गेट से बंगले में दाखिल हुई, कार में बैठी हानिया को बहुत कुछ याद आ गया। यही तो उसकी आशू की पहली मुलाकात उसके लाला से हुई थी। वो पहली ही मुलाकात में उसके लाला को अपना दिल दे बैठी थी। ये सब सोचकर हानिया के होंठों पर एक गमगीन सी मुस्कुराहट रेंग गई। माँ जी कार से उतर गई तो हानिया भी कार से नीचे उतर आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इस्लान उन्हें लॉन में अंदर जाने वाली राह पर ही मिल गया। माँ जी को देखते ही उनके पास आकर वो उनके सामने एहतराम से झुका था। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर उसकी पेशानी चूमी, फिर अपने गले से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम लाला। हानिया ने भी सलाम करते हुए प्यार से भाई को देखा। इस्लान माँ से अलग होकर उनके पीछे खड़ी नर्वस सी होती अपनी गुड़िया हानि को देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। फिर हानिया का दिल पहले सिकुड़कर सिमटा था और उसके बाद खुशी से बेतहाशा धड़कने लगा था। आज मुद्दतों बाद इस्लान ने उसे सीने से लगाकर उसका सर चूमा था। कैसी है मेरी गुड़िया? हानि उसे बाजुओं से लगाकर उससे उसका हाल पूछ रहा था। हानिया से बोला नहीं गया, बस हलक में अटके आंसुओं को ज़बरदस्ती नीचे धकेलते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कितना तरस गई थी अपने लाला के लाड प्यार के लिए वो। मेरी गुड़िया, वो हानिया की हालत समझते हुए बस नम आंखों से इतना बोला था। फिर खामोश खड़ी माँ जी से बोला, अंदर चले माँ। एक बाजू के घेरे में हानिया को लिए दूसरे हाथ से माँ जी को थामे वो अंदर बढ़ा था। आरुषा जो इन लोगों के अंदर आने की मुंतज़िर थी, इस्लान के बाजू से लगी हानिया को देखकर खुशी से चीख ही पड़ी। और फिर कैसा रख रखाव, कैसा ख़ानदानी बहू वाला इमेज। वो दुपट्टा जो सर पर रखने में हलकान हो रही थी, उसी दुपट्टे शरीफ फर्श पर झाड़ू दिलवाती हानिया की तरफ भागी चली आई। वही हाल हानिया का भी था। वो भी इस्लान को छोड़कर उसकी तरफ बेताबी से बढ़ी थी। दोनों एक दूसरे के गले लगी ऐसे मिल रही थी जैसे बरसों से मिलाप नहीं हुआ हो। इस्लान ने चुपके से माँ जी की तरफ देखा। वो आराम से अपनी बहू को घूरने का काम सरअंजाम दे रही थी। इस्लान ने मुश्किल से अपनी हंसी दबाई। अल्लाह हानो,
तुम यहाँ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम्हें सब बताना है। जालिम देव हानिया से अलग होते हुए उसका हाथ थामकर वो जो जोश जोश में सारी कहानी सुनाने वाली थी, उसे बोलते बोलते एहसास हुआ कि सामने जालिम देव और देव की महादेव भी खड़ी हैं। इस्लान के पास खड़ी माँ जी को खुद को घूरते देखकर आरुषा ने थूक निकला था। हानिया का हाथ छोड़ फर्श पर झूलते दुपट्टे को सर पर लिया और अच्छी ख़ानदानी बहू की तरह माँ जी को मुस्कुराकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? बेचारी वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो इस्लान को हंसने पर मजबूर कर रही थी। कुछ यही हाल हानिया का भी था। वालेकुम सलाम, सास भी साथ है, ख्याल आ ही गया उनके तर्ज पर। उसने बेबसी से इस्लान की तरफ देखा। उसने मैं क्या करूं वाले अंदाज में शाने उचका दिए। होंठों ही होंठों में गाली देकर वो फिर से माँ जी की तरफ मुतवज्जा हुई। आपकी याद तो रात से आ रही थी, रात भर आपको याद करते हुए ही सोई थी। आप भी मुझे याद कर रही थी क्या? इतनी हिचकियाँ ले रही थी, पूछे इस्लान से। वही उसकी पटर पटर चलती ज़बान जिस पर माँ जी को पहले एतराज़ था। उसकी ज़बान की फास्ट सर्विस वो सारे हादसे से पहले भी देख चुकी थी। आरुषा में इनको वाहिद यही कमी नज़र आती थी, वो ख़ुद बहुत कमको थी। इस्लान भी वैसा ही था, इसीलिए उसकी बहू को भी वैसा ही इसलिए अपनी बहू को भी वैसा ही देखना चाहती थी। माँ चलें आराम कर लें, फिर चलते हैं। आरुषा को वो कुछ कहती कि इस्लान ने उनका सारा ध्यान उस तरफ लगा दिया था जिस काम के लिए वो आई थी। एक तरह से उसने आरुषा की जान बचाई थी। आराम का टाइम कहाँ है, चलो चलते हैं। शुक्र था उनका ध्यान वाकई बढ़ गया। आरुषा ने माँ जी से नज़र बचाकर होंठ गोल करके अपने देव को एक किस दी। इस्लान ने मुश्किल से इस पर से निगाहें हटाई। माँ जी उसे देख रही थी, वरना बदला चुकाना उससे ज़्यादा अच्छे से उसे आता था। नहीं चलो अब, और तुम दोनों बस अब बातें ही नहीं करती रहना, मुलाजमा के साथ मिलकर अच्छी सी दावत का इंतज़ाम भी कर लेना। इस्लान से कहकर वो दोनों की तरफ मुड़कर ऑर्डर देती। इन दोनों का ही खून खुश्क कर चुकी थी। अल्लाह, ये लोग आ भी गए। आरुषा मुलाजमा के मुंह से बीजान और इस्लान के आने का सुनकर बौखला गई थी। वो दोनों बड़े आराम से किचन में बैठी, बातों के साथ साथ टेबल पर खाने पीने के ढेरों चीज़ें रखे बेतहाशा खाते हुए सारी दुनिया भुलाए हुए थी। अब जो उनके आने का सुना तो दोनों घबरा गई। आशु माँ ने अच्छी सी दावत का इंतज़ाम करने का बोला था। हानिया ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए आरुषा की तरफ देखा। एक तो तुम्हारी माँ किसको पड़ गई है यार। आरुषा टेबल से सारी चीज़ें उठा कर मुलाजमा को दे रही थी। इन लोगों ने टेबल को छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना दिया था अपने फ़ौजी बाप को, यानी मेरे नाना को, अल्लाह सलामत रखे उन्हें। हानिया भी उसकी मदद कर रही थी। आमीन, मगर अभी क्या करें। वो दुआ करके सर पकड़कर चेयर पर बैठ गई। मुलाजमा मालकिन के अंदाज़ पर मुस्कुराती अपना काम कर रही थी। क्या करना है, माँ को पता है हमें आता जाता कुछ नहीं, फिर हमसे दावत का क्यों कहा था। हानिया ने सोचते हुए आरुषा के परेशान चेहरे को देखा था। सुगड़पन पर हमें सलवात सुनाने के लिए ही कहा होगा। वो आदत के मुताबिक मुंह टेढ़ा करके कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल ही मुंह से लगा गई थी। आशु, कब ख़त्म होगा तेरा गंदापन? हानिया नफासती से बोली थी। उसकी बोतल मुंह से लगाने पर हाथ बढ़ाकर छीन लिया। यहाँ कलेजे में आग लगी है, तुझे सफाई सुथराई सूझी है। आरुषा को इस वक्त उसकी नफासती बनना पसंद नहीं आया था। आरुषा बीबी साहब ने खाना ऑर्डर कर दिया है, लंच भी और शाम की दावत के लिए भी। मेहमान आ रहे हैं ना। वो दोनों लड़ती झगड़ती परेशान ही होती रहती कि मुलाजमा ने बोलकर दोनों की फ़िक्र दूर कर दी। हाय मेरे इस्लान, मेरे रूड हीरो, दिल खुश कर दिया। काश मैं आपका मुंह चूम कर आपको दाद दे सकती। आरुषा मारे खुशी के दोनों हाथ फैलाकर झूम सी उठी। मुलाजमा मुस्कुराती फ्रीज़र की तरफ चली गई थी। इस्लान, देव कहाँ चले गए? हानिया ने उसके बाल खींचकर उसे छेड़ा। देव तो उड़ गया, अब तो मेरे इस्लान है। माय एंग्री मैन, माय लाइफ, माय हनी। अच्छा बस बस, पता चल गया क्या है वो। चल बाहर चलते हैं, तेरी लाइफ और हनी की माँ मुंतज़िर हैं। हानिया हंसी छुपाती उसका बाजू खींचकर उसे खड़ी कर चुकी थी। हाय, वो सर्द आ भरती अच्छी ख़ानदानी बहू की तरह दुपट्टा फर्श से उठाकर सर पर रखती किचन से लाउंज की तरफ चली।
वो दोनों एक साथ बाहर निकली तो माँ जी को लाउंज में शॉपिंग बैग्स रखे देखकर ताज्जुब से बोली, आप लोग चेकअप के लिए गए थे या शॉपिंग करने? आरुषा ने कहते हुए उनके सामने वाले सोफे पर बैठकर शॉपिंग बैग्स में झांकना शुरू किया था। हानिया क्यों पीछे रहती, वो भी बैठकर सारे शॉपिंग बैग्स खोल खोल कर देखने लगी थी। इस्लान कुछ और भी शॉपर्स उठाए लाउंज में आया तो वो दोनों आराम से सारे बैग्स खोल खोल कर देखती सारी चीज़ों पर तबसरा कर रही थी और माँ जी आराम से बैठी अपने मोबाइल पर निगाह जमाए हुए थी। माँ ये आप चेक कर लें कुछ रह तो नहीं गया है। इस्लान हाथ में लिए हुए शॉपर्स माची के सामने टेबल पर रखता इधर ही बैठा था जिस सोफ़े पर आरुषा बैठी सारे शॉपर्स खोल खोल कर देखने में लगी हुई थी। इस्लान के अपने पास बैठने पर वो खिसक कर परे होती के सामान चेक करती माची पर निगाह पड़ी। उनके सामने उनके बेटे से दूर होती तो उनकी तेवरी ही चढ़ जाती, इसलिए इसी तरह बैठी फिर से अपने काम में लग गई। आप लोग तो डॉक्टर के यहाँ गए थे? हानिया बड़े शौक़ से ब्राइडल लहंगा देखती इस्लान से पूछ बैठी थी। शॉपिंग पर गए थे। इस्लान अब ज़रा संजीदा हो गया, इन दोनों को भी तो बताना था कि सारी शॉपिंग किस लिए है। आशु कितना प्यारा लहंगा है देख। हानिया ने जोश में उठकर लहंगे का दुपट्टा आरुषा के सर पर डाल दिया। इस्लान ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर देखा और फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी निगाह उसके चेहरे से हटाई थी। खुद माँ जी ने भी दिली दिल में माशाल्लाह कहा था, कैसी लग रही हूँ मैं। आरुषा ने दुपट्टे के दोनों सिरे पकड़कर खुशी से हानिया को देखा। पूरी दुल्हन, माँ क्यों ना लाला का फिर से वलीमा कर दें, देखें कितनी प्यारी लग रही है आशु। हानिया जोश से बोली तो इस्लान जहाँ मुस्कुराया वहीं माँ जी हंस दी। पोते के आने के बाद मैं बड़ा फंक्शन करूँगी। माँ जी ने बड़ी उम्मीद से बेटे और बहू को देखा, कितने अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ इंशाल्लाह। अब दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे। इन दोनों के रिश्ते में एक बदलाव के साथ इन दोनों में भी बदलाव उन्होंने महसूस किया था। हानिया ने पहले मुस्कुराते लाला को देखा, फिर माँ जी की बात पर मुंह बनाती आरुषा को चुपके से चुटकी काटी। वो बस दांत पीस कर रह गई। ये लहंगा, ये शॉपिंग, हम लोग कहीं फंक्शन में जा रहे हैं क्या? बात बदलने के लिए आरुषा ने सर से दुपट्टा उतारते हुए शौक़ से पूछा था। माँ जी और इस्लान ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर माँ जी ही बोली, मैं बताने वाली थी आज घर में एक मोटा सा फंक्शन अरेंज किया है। शाम में कुछ मेहमान आ रहे हैं। हानिया की तरफ देखते हुए उनकी आवाज़ धीमी ही थी। कैसा फंक्शन? आरुषा कुछ खटकी थी। गर्दन मोड़कर इस्लान से पूछा, हानिया के निकाह का फंक्शन, आज इसका निकाह है। इस्लान ने कोई तमीज़ बांधे बिना संजीदगी से बता दिया। जहां आरुषा को बुरी तरह से शौक़ लगा था वहीं हानिया को पूरी हस्ती ही तूफ़ानों के ज़द में आ गई थी। मुद्दत बाद भाई का रवैया बदला भी तो किस सबब? लहंगा उसके हाथ से फिसलता नीचे कारपेट पर गिर गया था। इस्लान ने पहले हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर मजबूत कदमों से अंदर आ गया। हानिया जो आरुषा की गोद में सरके रो रही थी, इस्लान को रूम में देखकर सीधी होकर बैठ गई। तेज़ी से अपने आंसू साफ करते हुए उसने दुपट्टा शानों पर दुरुस्त किया। अंदर आ चुके इस्लान को आरुषा ने अपने आंसू पोंछते हुए बहुत नाराज़गी से देखा। उसके फ़ैसले से वो उससे खफा हो चुकी थी। इस्लान के तब्दील हो जाने पर वो अपने साथ साथ इस बात पर भी खुश थी कि अब इस्लान को हशम और हानिया के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तो मौके की तलाश में थी कि इस्लान से बात करे और उसने डायरेक्ट हानिया का निकाह करने का ही फ़ैसला कर दिया। वो भी सब जानते हुए वो इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं कि अपनी ही बहन की खुशियाँ नज़रअंदाज कर दें। आरुषा की आंखों के शिकायत पड़ते हुए भी इस्लान उसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए हानिया के करीब ही बेड पर बैठ गया।
रो क्यों रही थी मेरी गुड़िया? बैठते ही हानिया को खुद से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए इस्लाहान की आवाज़ में प्यार ही प्यार था। रुलाने वाले पूछते हैं रो क्यों रही हो हानिया? क्या जवाब देती आरुषा ही तड़क कर बोली अच्छा। हाँ तुम्हें तो नहीं रुलाया, तुम किस खुशी में रो रही हो? अबरू सुकड़कर उसे देखते हुए दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से बोला था। इस्लान साहब हानिया मेरी बहन है, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता। वो उससे अच्छे से लड़ने वाले मूड में आ चुकी थी। हानिया उसके तेवर देखकर घबरा रही थी। मुझे यही दिखाई देता है कि ये मेरी बहन है और तुम्हारी नंद, मेरी समझ से यही रिश्ता है, मेरी समझ में यही रिश्ता है तुम दोनों का। आराम से बेड पर हथेली टेक कर वो आरुषा के सुर्ख होते चेहरे को दिलचस्पी से देख रहा था। आपकी बीवी बन गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बहन जैसी दोस्त को नन बना लूँगी। आरुषा ने जोश में आते हुए अपने और इस्लान के दरमियान बैठी हानिया को खींचकर हटाया और खिसक कर इस्लान के करीब हो गई। अंदाज ऐसा था कि बस अब उसका गला दबाना ही। इस्लान दिल ही दिल में हंसा। बनाने से क्या होता है, ये ऑलरेडी तुम्हारी नन बन चुकी है 6 माह पहले ही। हाँ तुम इसकी नन मत बन जाना। पैर पर पैर रखे वो आराम से उसे भड़का रहा था। हानिया मुंह खोले सारा रोना धोना अपना गम भुलाए भाई भाभी को एक दूसरे से लड़ते देख रही थी। आप बनने दें तब ना, आरुषा चीख कर बोली। लड़ने के चक्कर में वो इस्लान के बहुत करीब आ चुकी थी, इतनी कि वो आराम से उसके लबों पर अपने होंठ रखकर उसकी बोलती बंद कर सकता था। मगर इस्लान ने होंठ बनी हानिया को देखा, फिर गहरी सांस लेकर सीधा बैठते हुए कहा अच्छा जाओ दिमाग मत चाटो, जाकर माँ की मदद करो, सास अकेले लगी है और बहू को लड़ने से फुर्सत नहीं। जानबूझकर लहजे में बेजारी दिखाई और इस्लान के बेजारी दिखाने पर आरुषा नाक फुलाकर तनतनाती हुई बेड से उतरकर रूम से निकल गई। जाते जाते पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया था। क्या दिखा था इसमें तुम्हें जो फ्रेंड बना लिया, रेड चिली है पूरी। इस्लान कान में उंगली चलाता मजाक में हानिया से बोला। बहुत सारा खुलूस, बहुत सारी मोहब्बत और एक प्यारा सा सादा दिल। हानिया कभी भी आरुषा की बुराई सुन ही नहीं सकती थी, इसलिए दोनों हाथ फैलाकर बता दिया वो उसे कितना अजीज़ है और एक कैंची की तरह चलती ज़बान वो भूल गई। तो इस्लान के तब कर कहने पर हानिया गमगीन होने के बावजूद भी हंस दी। हानी इस्लान ने प्यार से अपनी गुड़िया सी बहन को देखा। जी, हानिया ने भाई का संजीदा हो गया चेहरा देखा। तुम्हें मुझ पर एतबार है ना? उसने हानिया का हाथ थाम लिया। सबसे बढ़कर लाला। हानिया के जुमले ने इस्लान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो फिर भरोसा रखो मुझ पर, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। एक भाई नहीं बाप बनकर ये फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह मेरे फ़ैसले पर हमेशा खुश रहेगी मेरी गुड़िया। उससे कहते कहते हानिया का सर झुका। वहाँ बोसा दिया था। सारी मोहब्बतें एक तरफ मगर भाई की तरफ से बख्शा हुआ मान और एतबार एक तरफ। मुझे यकीन है भाई सारे दर्द को अपने दिल में दफन करके वो पूरे दिल से मुस्कुराई। देखना निकाह के बाद तुम मुझे थैंक्स बोलने के लिए परेशान होगी। गाल थपककर बेड से उठ खड़ा हुआ। हानिया भीगी आंखों से इस्लान को रूम से बाहर जाते हुए देखती अपनी गम की आंखें पहुंच चुकी थी। आरुषा बुझे बुझे दिल से माँ जी के साथ लगी हुई शाम में होने वाले निकाह की तकरीब की तैयारी करवा रही थी। मौलवी साहब के साथ इस्लान के कुछ ख़ास दोस्त भी गवाह के तौर पर आने वाले थे, इसीलिए किचन में तो मुलाजमीन लगे हुए थे। वो माँ जी के साथ और काम देख रही थी। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। सबके आने का वक्त होने वाला है, अब जाओ और यही पहन कर तैयार हो जाओ। सारे काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके थे। माँ जी सारे पैकेटों में से एक भारी पैकेट उसे थमाकर हुक्मियाँ बोली। अभी से तैयार हो जाऊँ? पैकेट हाथों में लेते ही आरुषा ने बेचारगी से कहा। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं कह रहा था कि वो निकाह अटेंड करे, मगर हाय रे मजबूरी। तो और कब दुल्हा आ जाएगा तब? अभी जाओ और अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल दुल्हन की तरह लगनी चाहिए तुम मुझे। वो ज़रा सख्ती से उससे मुखातिब हुई। जिस तरह की वो लापरवाह तबीयत की मालिक थी, उससे एक वही डील कर सकती थी।
वरना नरम बनो तो उससे सिवाय खाने और सोने के कोई और फ़िक्र नहीं रहती थी। जी निकाह भी ना पढ़वा लूँ दोबारा, इस्लान साहब से जलकर ज़बान से निकला, मगर इधर आंखों में चिंगारी देखकर आरुषा ने बेचारी वाली सूरत बना ली। जी वो मेरा मतलब, मेरा भी दिल कहने लगा कि दुल्हन बनूँ तो। बकबक कम किया करो ज़रा। आरुषा जल्दी से सफाई देने ही लगी थी कि उन्होंने उसे डपट कर चुप कर दिया। वो बस होंठ लटकाकर शॉपर में झांकने लगी थी। देखें कैसा ड्रेस है, इस्लान बदला बदला सा लग रहा है। मुझे शुक्र है कुछ तो मेरी नसीहत का असर हुआ है तुम पर। वो इस बार नरम हुई तो आरुषा खुशी से चहक कर बोली, जी मैं कर रही हूँ अमल। अब आप खुश हैं ना? इस्लान को कितना बदल दिया है मैंने। वो बड़ी खुशी से उनसे तारीफ़ वसूलने के लिए चमकती आंखों से देख रही थी। आज तो सासू माँ तारीफ़ कर ही देंगी। खा खुश होना है मुझे, दुनिया देखी है मैंने। तुम मुझे पट्टी मत पढ़ाओ। कब मेरे पोते वाली ख्वाहिश पूरी करोगी तुम? अभी तक ऐसे कोई असरात मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या अभी तक बच्ची ही बनी हुई हो तुम? ये मत भूलो इस्लान भी एक मर्द है, उसकी बर्दाश्त को इतना ही आजमाओ जितनी उसकी सख्त हो। फिर बाद में शिकायत मत करती फिरना मेरे बेटे की। वो बोलना शुरू हुई तो उन्होंने उसे झाड़ने के साथ साथ फिर से जो बताना शुरू किया, सच में आरुषा के कानों से धुआं निकलने लगा। आज तो उन्होंने ऐसी ऐसी नसीहत की, आरुषा जितनी देर उनके पास बैठी रही थी इन नसीहतों के अमल करने के तस्वुर से झरझरी लेती रही थी। इन्होंने फिर उसे सब अच्छे से सुनाकर समझाकर ही अपने सामने से हटने दिया था। जैसे ही वो बात ख़त्म करके काम से उड़ गई, आरुषा चैन का सांस लेती अपने रूम की तरफ ऐसे भागी जैसे उसे डर हो कि वो फिर से उसे सब सुनाने के लिए पकड़ ना ले। इस्लान तुम अभी तक वैसे ही घूम रहे हो, जाओ जाकर अभी तैयार हो जाओ। बाहर गार्ड्स को हिदायत देकर अंदर आया ही था कि माँ जी ने उसे देखते ही प्यार से हिदायत की। जी जा रहा था बस। हानि तैयार हो गई? इस्लान ने अतात से सर हिलाकर अपने हुलिये पर निगाह डालते हुए उनसे पूछा था। हाँ हो रही है। अब सारे काम छोड़ो, तुम भी जाओ, तैयार होकर जल्दी से नीचे आओ। वो कहकर किचन की तरफ मुड़ गई तो इस्लान तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता रूम की तरफ बढ़ा। बीच में मोबाइल पर रिंग हुई तो कानों से मोबाइल लगाकर उसने अपने बेडरूम के डोर पर हाथ रखकर हल्के से धक्का देकर खोला था। डोरियों को भी बांधना शुरू किया था। आरुषा दम साधे बस आईने में नज़र आते इस्लान के अक्स को देख रही थी। मोबाइल कान से लगाए वो मुख्तसर जवाब देता पूरे हक़ से अपना काम कर रहा था। जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए फैज़ान। ओके। वो अपना काम ख़त्म करके आराम से बातें करता मुड़कर ड्रेसिंग रूम में चला गया तो आरुषा की सांस में सांस आई। शुक्र है ये रोमांस के मूड में नहीं थे। और शुक्र का सांस लेती मुस्कुराती हुई अपना अधूरा मेकअप मुकम्मल करके अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बेडरूम से बाहर निकल आई। सारे काम निपटाते और साथ में अपना भारी लहंगा संभालते हुए भी आरुषा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मेहमानों के आने का वक्त हो गया था और उसका दिल अब बहुत उदास हो रहा था। वह इस्लान से शदीद नाराज़ हो चुकी थी जो जानबूझकर सब कुछ जानने के बाद भी हानिया का निकाह किसी और शख्स से करवा रहा था। कितनी खुश है ये इस्लान के साथ। उसने माँ जी को भी देखकर नाक फुलाई। ज़रा सा भी बेटी की खुशी का कोई ख्याल नहीं इन्हें, बस बेटा बेटा करती रहती हैं। मेरी जूती भी अब खुश रखेगी इनके बेटे को। जालिम दो कभी नहीं बदल सकता। जैसे जैसे वक्त करीब हो रहा था वो दिल ही दिल में सुलगती जा रही थी। एक तरफ दोस्त का गम, दूसरी तरफ भाई के दिल उजड़ने का दुख ऐसे में वो बस शोला जवाला बनी माँ बेटे को चुपके चुपके देखती दिल ही दिल में सबक रही थी। अब इतनी हिम्मत कहाँ थी जो माँ बेटे के मुंह पर सब कह देती। शायद मेहमान आ गए। माँ जी कार का हॉर्न सुनकर किचन से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आरुषा का दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस इस बार अपनी बेबसी पर तेज़ी से आंखें नम हुई थी। इसी नम आंखों से उसने सामने का धुंधला धुंधला सा मंजर देखा। ये वो माँ जी से झुककर प्यार लेते हशम को देखकर हकलाई। इस्लान के साथ हशम और चंद और लोग थे। हशम को छोड़कर इस्लान इन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया तो वो दौड़कर
अब तक माजी के पास खड़े कुछ कहते हशम के पास आ गई और उससे पहले कि हशम उससे कुछ कहता वो हशम के सीने से लगकर रोना शुरू हो गई। क्या हुआ आशु, तू रो क्यों रही है? हशम उसके रोने पर बुरी तरह से घबरा गया। हज़ार तरह के वसवसे सर उठाने लगे। हाँ। ड्राइंग रूम से बाहर आता इस्लान वहीं ठहर गया। उसे मालूम था अब कुछ धमाका ही करने वाली है उसकी मासूम सी बीवी, इसलिए सीने पर बाजू बांधकर वो आराम से सुनने के लिए तैयार हो गया। हशम हशम तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या इस्लान तुम्हें तड़पाने के लिए लाए हैं? हाय अल्लाह, तुम क्यों आ गए? हशम चले जाओ, ये लोग बहुत ज़ालिम है। इस्लान बहुत ज़ालिम है, वो बहुत बेरहम है। उन्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई के साथ ये खेल खेलते हुए? और इस्लान की उम्मीद के मुताबिक वह नॉन स्टॉप शुरू हो गई। वो उसकी निगाहों में अपने लिए झलकती नाराज़गी कब से पड़ रहा था। उसके रूठे हुए मासूमाना अंदाज सब महसूस कर रहा था और उसका उबाल कब निकलता उसका भी मुंतज़िर था। और अब यकीन हो गया अब वो कुछ भी दिल में नहीं रखेगी तो वो आराम से सब सुनने के लिए तैयार था। इधर हशम कुछ ना समझते हुए अपने सीने से लगी आरोशा की बस ऊट पटांग बातें हैरान परेशान सा सुन रहा था। इस्लान आराम से सुन सकता था मगर उसकी माँ जी कभी नहीं, इसीलिए आरोशा की बातों से उनको पतंगे लग गईं। ख़बरदार लड़की, होश में हो तुम? किस लिहाज से मेरा बेटा तुम्हें ज़ालिम और बेरहम लगता है? वो बेरहम ज़ालिम होता था तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती ज़बान अब तक उतर चुका होता। उसकी नरमी और मोहब्बत का अब तक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बस सोती खाती रहती हो और सबके सामने उसे ज़ालिम और बेरहम साबित कर रही हो। माँ जी को बहुत ताव आ गया था कोई उनके बेटे की बुराई करे, ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ था उन्हें। उन्होंने भी अच्छी सास होने का पूरा सबूत पेश कर दिया। इस्लान जंग का मैदान बनने का मुंतज़िर खामोशी से तमाशा देख रहा था। वो है बेरहम ज़ालिम, अभी आपको बता नहीं सकती मगर अकेले में ज़रूर आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेटा कितना ज़ालिम था। वो आरोशा ही क्या जो सोच समझकर बोल दे। माँ जी का दिल कहा अपनी बहू को कस कर एक चपट लगा दे। कुछ ऐसा ही इस्लान का दिल कह रहा था। आशु क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कोई बात हो गई है? हशम ने जंग का मैदान बनने से पहले ही अपनी बहन का बाजू थामकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़कर प्यार से पूछा। हाय मेरा मासूम भाई, इसे तो कुछ बताया भी नहीं इस जालिम देव ने। हाय अल्लाह जी, कितना बेरहम इंसान है इस्लान मीर। मेरा मासूम भाई अपनी मासूमियत में आज मारा जाएगा। हशम का पूछना था कि वो वहीं फरियाद पर फरियाद करती अपने कीमती लहंगा सूट की परवाह किए बिना बैठकर रोना शुरू हो गई। और माँ जी का दिल अब शिद्दत से इस हद से ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की को कसकर एक या दो चार लगाने का हो रहा था। हशम कुछ भी नहीं समझते हुए बौखलाकर उसके पास पंजों के बल बैठ गया। इस्लान अब भी आराम से उसके तमाशे को सीने पर हाथ बांधकर देख रहा था। आशु आशु क्या हुआ मेरी जान, कुछ तो बताओ, किसी ने कुछ कह दिया है? वो उखड़ू बैठा उसे ज़बरदस्ती अपने से लगाते हुए उसके सर को अपने सीने से लगाने लगा। लेकिन आरोशा के जज्बात अब काबू में ही नहीं आ रहे थे। वो हशम के सीने पर हाथ रखकर उससे दूर होते हुए उसी ट्यून में रोती बोली, क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? हाय मेरा मासूम भाई, हाय मेरा, इसका दिल उजड़ रहा है। इधर मेरी दोस्त की ज़िंदगी तबाह हो रही है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे मेरा दिल फट जाएगा, मेरा कलेजा सुलग रहा है। अब तो बाकायदा सीना पीटने की ही कसर रह गई थी। बस बहुत हुआ, इसका बाजा पूरी ताकत से बजने लगता और मेहमान भी मुतवज्जा हो जाते। इस्लान तीर की तरह उन तक आया था और एक ही झटके में आरोशा का बाजू दबोचकर उसे अपने मुकाबले में खड़ा कर दिया। आरोशा ने उसे देखते ही कुछ और भी शिद्दत से मुंह फाड़ना चाहा कि इस्लान दांत पीसकर बोल उठा, हशम दुल्हा है और उसका निकाह हो रहा है। वो चबा चबा कर उससे बोला। आरोशा के आंसू थम गए, हरी हरी आंखें फट गई और होंठ फिर से इस्लान मीर को तड़पाने के लिए इसी अंदाज में खुल गए जो उसकी कमज़ोरी थे। उसने फ़ौरन उसका बाजू छोड़ दिया और निगाहें उसके हसीन चेहरे से हटाकर उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से जबर किया था।
आप मेरे भाई का निकाह बिना मुझसे पूछे कर रहे हैं। आरुषा का दिमाग ही उलट गया। वो इस्लान को अब शेरनी की तरह घूर रही थी। यानी एक साथ इतना जुल्म आपने, कसम खाई है मुझे मार डालेंगे। दोस्त और भाई के गम में आप मेरे हशम का निकाह कैसे कर सकते हैं। वो फिर भी नहीं समझी थी। अब भी इसी बेवकूफ़ी से लड़ना शुरू हो गई। अब तो गुस्सा भी हावी हो चुका था। सब देखते सुनते हशम को अब सारा मजरा समझ आ गया था कि इस्लान मीर ने आरुषा को सरप्राइज़ देना चाहा होगा और वो बेवकूफ़ एकदम से उसे हंसी आ गई। और जैसे ही वो हंसा, इस्लान ने हंसते हशम को देखकर आरुषा को बतलाया, देख लो तुम्हारा भाई खुश है, इसका मतलब है कि इसकी मर्ज़ी पूरी है इस निकाह में। इसका जतलाना अंदाज़ आरुषा ने मुड़कर अपने भाई को देखा जो होले होले हंस रहा था। तुम खुश हो हशम, तुमने इनकी बात मान ली। आरुषा को न जाने क्यों सदमा लगा था, शायद हानिया का सोचकर। वो बेचारी इतना रो रही है और ये हंस रहा है, बल्कि निकाह भी कर रहा है। माँ जी तासुब से अपनी बहू को देख रही थी जिसने बेवकूफ़ी में रिकॉर्ड कायम करना था। खुश क्यों नहीं होगा, आखिर मैंने लड़की पसंद की है। हशम को आंख मारकर उसने आरुषा को जलाया। आपसे बात नहीं कर रही मैं, सब आपकी पट्टियाँ पढ़ाई हुई होंगी। आरुषा ने उसे शोला उगलते निगाहों से देख रही थी। हशम बताओ अपनी बेवकूफ़ बहन को, मैंने कुछ कहा था। वो बन बन कर बोलता हशम को कुछ भी नहीं बताने का इशारा कर चुका था। हशम बेबस सा हुआ। एक तरफ जान से प्यारी बहन तो दूसरी तरफ काबिल एहतराम बहनोई करे तो क्या करे। मुझे कुछ नहीं पूछा, मैं बहुत नाराज़ हूँ उससे, और आपसे तो अब बोलना भी नहीं मुझे। आरुषा एक बार फिर हशम से कहकर इस्लान को दांत पीस कर देखती है गुर्राई। इस्लान ने बस शाने उचका दिया जैसे कोई परवाह नहीं। आरुषा को एकदम से फिर से ढेर सारा रोना आया था और वो फिर से इन दोनों के सामने रोना नहीं चाहती थी। जहाँ किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी, इसीलिए तेज़ कदमों से हानिया के रूम की तरफ चली गई ताकि चैन से रो सके। और यहाँ तो रोने में साथ देने वाली भी मौजूद थी, जो रोने में साथ भी देगी और फिर मेकअप भी दुरुस्त कर देगी। हानिया ने खूब अच्छे से आरुषा का मुंह धुलवाकर उसका बेहतरीन मेकअप करते हुए आईने में नज़र आता उसका सरापा देखा था। पर्पल कलर के लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और डार्क मेकअप और प्यारा सा हेयर स्टाइल। आज तो हशर का सामान मौजूद था। खुदा के वास्ते अब मत रोना तुम, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मेरी दुल्हन बनी हानिया उसके होंठों पर डीप लिपस्टिक लगाते हुए भराई हुई आवाज़ में बोली। दोनों वाकई बेवकूफ़ों की सरदार थी। खूब रो भी लिया, दूसरों को कोस भी लिया और अब एक दूसरे को सजा संवार कर अपना अपना मेकअप भी नहीं ख़राब करना चाहती थी। आ गया तो क्या करूँगी। आरुषा भारी दिल से उसका हाथ हटाकर ड्रेसिंग टेबल से उठ गई। फिर सजी सवरी हानिया को प्यार से देखा था। दुल्हन बनी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, उसे खुद से लगाकर उसने इस बार दिल से दुआ दी थी। अभी हानिया कुछ कहती कि माँ जी अंदर आ गई। मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने। उनका कहना था कि हानिया का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था। साथ खड़ी आरुषा उसका ज़ोर से हाथ दबोच लिया। आरुषा समझ सकती थी कि उसकी क्या हालत हो सकती है। कुछ माह पहले उसकी भी यही हालत थी। उसे ज़बरदस्ती के साथ, इससे भी ज़्यादा जुल्म के साथ उसे इस्लान मीर से बांधा गया था। माँ जी ने एक तरफ सोफ़े पर रखे शॉपर से ज़रतार दुपट्टा निकालकर हानिया के सर पर डालकर उसका घूंघट निकाल दिया और उसका एक बाजू थाम कर बाहर लिविंग रूम में ले आई। हानिया ने इन लम्हों में एक पल के लिए भी आरुषा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो उसके साथ साथ उसके हमरा थी। हानिया के हाथ पर अपने दूसरे हाथ से तसल्ली बख्शी, खुद भी जज्बाती सी हो रही थी। मौलवी साहब ने एक तरफ बैठकर निकाह पढ़ना शुरू कर दिया तो हानिया का दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। हाथ पैर से जान निकलती महसूस हो रही थी।
जैसे ही मौलवी साहब ने दूल्हे का नाम लिया, आरुषा ने झटके से सर उठाकर इस्लान मीर को देखा, मगर वो जानबूझकर उसकी तरफ देखने से गुरेज करता हानिया के पास आकर खड़ा हो गया, जिसे बुरी तरह से शौक लगा था। माँ जी ने हानिया के हाथों को दबाकर कबूल करने का इशारा दिया। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से कबूल है के जुमले निकले। जैसे ही उसने कबूल किया, सबने मुबारकबाद की सदा दी थी। इस्लान ने झुककर हानिया के ज़रदार आंचल पर बोसा दिया था। उसका दिल भर आया। ये बहनें भी कितनी अजीब नेमत होती हैं। अल्लाह की नेमत जिनके पराया हो जाने से दिल कैसा बेचैन हो जाता है। मुबारकबाद का एक शोर था जो लिविंग रूम में उड़ रहा था, मगर हानिया और आरुषा दोनों को अचानक मिलने वाली इस शौक ने साक किया हुआ था। इस्लान ने सबसे निगाह बचाकर एक निगाह बुद्ध बनी आरुषा पर डाली और फिर उसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट खिली थी। तुम मुझे पहले ही बता नहीं सकते थे कि इस्लान हानिया से तुम्हारा निकाह कर रहा है। इस दिन ही उन्होंने तुमसे बात कर ली थी और तुमने मुझे ख़बर ही नहीं होने दी। अपने साथ किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़े हशम का कंधे पर हाथ मारकर आरुषा ने प्यार भरी नाराज़गी से हशम को देखा था। सारे मेहमान जा चुके थे और अब वो आराम से किचन में उसे अपने पास बिठाकर बास पर्स कर रही थी। किचन में उसके लिए कई खाने पीने की सारी चीज़ें और अभी यहीं रखी हुई थी, मिठाइयाँ, केक, फ्रूट्स और न जाने क्या क्या। वो अभी केक से इंसाफ करते हुए उसकी खबर भी ले रही थी। कसम ले ले मेरी बहन, मुझे पता नहीं था कि इस्लान भाई ने तुम्हें बताया नहीं, वरना मैंने आज तक तुझसे क्या छुपाया है जो अपनी बहन से आज कुछ छुपाऊँगा। वो अपनी सफाई देकर आराम से किचन काउंटर पर बैठी आरुषा के पास ही बैठ गया। ये सब इस जालिम देव का ही प्लान था, मुझे बेवकूफ़ बनाने का। हशम से तो नाराज़ हो ही नहीं सकती थी, मगर उसकी नाराज़गी इतनी आसानी से तो इस्लान से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कांटे की मदद से फ्रूट केक का पीस खाती वह बहुत जल कर बोली, अब बस कर दे यार, उन्हें देव कहना बहुत अच्छे हैं इस्लान भाई। प्यार से कहते हुए इस बार उसके मुंह की तरफ जाता केक, यही उसने आरुषा का हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। अच्छा, हानो को तेरा बता दिया उसने, अच्छा हानो को तेरा बना दिया इसलिए अच्छा हो गया। आरुषा ने दूसरा पीस अपने मुंह में डालकर मज़े से खाते हुए उसे छेड़ा। नहीं, बल्कि मेरी आशु की केयर करता है, इससे प्यार करता है, इसकी सारी बेवकूफ़ी समेत डांटता भी नहीं, और सबसे बढ़कर वो उसका मुहाफ़िज़ है इसलिए। आरुषा के दोनों गाल चुटकी में दबाकर उसका चेहरा इधर उधर हिलाया और वह प्यार से उसके सर थाम कर एक बोसा दिया था। मेरा अच्छा वाला बाबू भाई। उसकी मोहब्बत पर आरुषा ने केक पीस कांटे की मदद से उठाकर फिर से उसकी तरफ बढ़ाया। हशम ने मुंह खोलकर पूरा नहीं लिया तो इस बार आरुषा ने शरारत से चमकती आंखों समेत पूछा, हाशो वैसे एक बात बता, क्या अब उचकाकर उसे देखा था, कैसा फ़ील हो रहा है? हानो को मनकूहा बनाकर वो अब खुशी से पूछ रही थी। हशम ने बस हल्के से मुस्कुराकर इतना कहा, कुछ नहीं, नॉर्मल सा। अब बन मत, मैं समझती हूँ। वो उसके शाने पर मारकर बोली, वैसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस्लान कैसे राज़ी हो गए। उसे इस बात पर अब भी ताज्जुब था और साथ में बेइंतहा खुशी भी हो रही थी। पता नहीं, हशम ने शाने उचकाए, बट इस्लान भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने तुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी ना, मैं बहुत बदगुमान हो गया था, मगर मैं गलत था आशु। वो सबसे अलग हैं, बल्कि बेहतरीन इंसान, और तुम उनकी कदर करना समझी और ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर दे अब। इस्लान की तारीफ़ें करते हुए उसने आरुषा को समझाया और उसकी सर पर चप लगाई। मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ ना। उसकी शरारत से आंखें पटपटाईं। हाँ, तू बहुत मासूम है और मेरी जान है। हशम को अपनी गुड़िया पर टूटकर प्यार आया। उसे खुद से लगाकर आंखें नम भी हुई, लेकिन उसे आरुषा की निगाह से छुपाकर उसने इस बार मजाक में कहा, अच्छा अब बस कर, खा खा कर तेरा पेट फट जाएगा।
उसे अब मिठाइयाँ साफ़ करते देखकर हाशिम उसके हाथ से प्लेट ले चुका था। मुझे पूरी प्लेट खानी है वो मछली। आशू में क्या पहनूं चेंज करके। अभी वो प्लेट हाशिम के हाथ से ले लेती कि हानिया बोलती हुई किचन में आई। और बड़ी मुश्किल आरुषा के साथ हाशिम को देखकर वो घबरा सी गई। अभी तक वो उसी दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। हाशिम ने बस एक निगाह हानिया को देखा, फिर आरुषा से बोला, अच्छा आशु अब मैं चलूँ, सुबह मेरी क्लासेस भी हैं। काउंटर से उतरते हुए वो अब संजीदा सा था। ऐसे कैसे, आज यहीं रुको, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। आरुषा प्लेट रख कर अपना लहंगा संभालती नीचे उतरने लगी कि हाशिम ने उसे संभाल कर खुद ही उतार दिया। मैं कल फिर आऊँगा। हानिया को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए वो आरुषा से ही मुखातिब था। नहीं जाना नहीं, मैं आती हूँ, वो ज़िद्दी लहजे में बोलकर सर झुकाए खड़ी अपने लब काटती हानिया की तरफ मुड़ी। तुम यहीं रुको, हानों में कपड़े लेकर आती हूँ। वो इन दोनों को देखती तेज़ी से वहाँ से निकल गई। हाशिम की तरफ देखती हानिया सोच रही थी कि मोहब्बत में जो दगा उसने किया था उसकी यही सज़ा थी कि हाशिम की मोहब्बत और तवज्जो जैसा इनाम छीन चुका था। हाशिम आरुषा की शरारत समझ चुका था, इसलिए अपने हाथ में थमी प्लेट वहीं रख कर वो हानिया के बगल से गुजर कर जाने ही लगा था कि वो पुकार बैठी, हाशो। मेरा नाम हाशिम असफंदियार ख़ान है। हाशो कहने का हक़ सिर्फ मेरी बहन का है और किसी का नहीं। वो थम भी गया था और जिस नफ़रत से उसने अपनी बात कही थी उसने हानिया का दिल टुकड़े टुकड़े किया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब हाशो कहने का मुझे भी हक़ है। दिल के वो टुकड़े ही ना कर दे, मगर वो उसे मनाना चाहती थी, इसीलिए मारे हिम्मत जमा करके एक हक़ से उसे देखा। हाशिम पर किसी का हक़ नहीं सिवाय उसकी बहन के। तुम जो मेरी बीवी बनकर उछल रही हो ना, वो भी मेरी बहन का ही करम समझो, क्योंकि इस्लाहान मीर ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया था और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आंखों की नफ़रत में कोई कमी नहीं आई थी। उसने एक पल में ही जता दिया कि हानिया मीर की उसकी निगाह में क्या हैसियत है। हाशिम, मैं बस तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। हानिया की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। जिन आंखों में हमेशा अपने लिए सिर्फ मोहब्बत देखी थी, कितना मुश्किल था इन नफ़रत भरी आंखों में देखना। मुआफ़ी, वो तलख़ी से मुस्कुराया, कितना आसान है ना मुआफ़ी मांगना, मगर मुआफ़ी किस लिए? इसलिए कि मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने मुझे ज़लील किया था। तुम्हें भाई का मान रखना था, ठीक है ना, होना चाहिए ऐसा। वो जो कहते तुम मानती, मगर हानिया असद मीर अगर बजाय तुम मुझे ज़लील करने के मुझे सच बताकर किनारा करने की बात करती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाता। मगर वो जहरीले लहजे में बोलते बोलते सांस लेने के लिए ज़रा सा रुका। हानिया की सांसें ही अटक गई। तुमने मुझे खुद से पसंद करने के लिए जो शाहनवाज़ खान का बेटा होने का ताना दिया था, जो तुमने तुम्हारी खुद की मर्ज़ी से तुम्हें छूने पर मुझे भी इसी ज़मरे में खड़ा करके मुझे बदकिरदार कहा था ना। अपनी लहू रंग होती आँखों को हानिया के सफ़ेद होते चेहरे पर गाड़े हुए उसने कहा। उसका वार यहाँ लगा था। यहाँ अपने सीने पर उंगली रखकर उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। हाशिम, मैंने बस कुछ कहने की कोई ज़रूरत सफाई देने के लिए। हानिया ने मुँह खोला, मगर गले में फंसे आंसुओं ने सारी कोशिश को नाकाम कर दिया। शट अप, मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत भी नहीं। मैं जैसा हूँ मेरा खुदा जानता है। तुमने जिस नीयत से भी कहा, जिसके खातिर भी कहा, मुझे कहा कहो। वो एकदम से अपनी मुट्ठियाँ भींचकर चिल्लाया था। मुझे कहा क्यों? वो एकदम से अपनी मुट्ठियाँ भींचकर चिल्लाया था। हानिया ने बेसाख्ता उमड़ने वाली अपनी सिसकी होंठों पर हथेली रखकर दबाई। मोहब्बत की नहीं, इश्क के दावेदार थी तुम, मगर एक ही झटके में तुमने सारे दावे भुला दिए। कल को फिर तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ या कोई और कहेगा कि हाशिम को छोड़ दो, तो तुम
2 मिनट में ही बड़ी आसानी से उनका मान, उनकी गैरत बनकर मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्या कुछ नहीं था, लहू रंग आँखों में कितने शिकवे, कितने गिले, कितनी किरचियाँ। हानिया का दिल ज़ख्मी हो गया इन आँखों में सब पढ़ते हुए। प्लीज़ हशम, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर हशम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम से रोती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हशम ने अपने होंठ भींच लिए। नहीं हानिया असद मीर, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे वो मोहब्बत चाहिए जैसी आनो मुझसे करती है। मुझे मेरी महबूबा या मेरी बीवी से वही बाएतबार मोहब्बत चाहिए जो उसे इस बेरहम दुनिया से बचा ले, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं भेड़िए बसते हैं। वो दुख से बोलते हुए पीछे की तरफ खिसका था, जैसे हानिया के साए से भी बचना चाह रहा हो। हशम मत करो ऐसी बात, मैं मर जाऊँगी। तुम्हारी नफ़रत, तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। हानिया की तकलीफ़ उसके पीछे हटने से और बढ़ी थी। ओ कम ऑन, आज तक कोई मरा है जो मरेगा? मरना होता तो बहुत पहले ही हशम मर गया होता। सब जीते हैं, ये सब किताबी बातें हैं, वो तल्खी से कहते हुए अब जाने के लिए उसके किनारे से निकलने लगा कि हानिया ने उसका हाथ थाम लिया। मेरी मोहब्बत किताबी नहीं समझे तुम, अपने आंसू पहुँचकर वो दर्द से चिल्लाई। हशम ने लब भींचते हुए उसे देखा और अपना हाथ झटक कर छुड़ा लिया। तुम्हारी मोहब्बत किताबी नहीं तो फिर ये रोना धोना क्यों? अगर मोहब्बत है तो इस पर यकीन भी रखना चाहिए कि वो अपना आप मनवा लेगी। उसके चेहरे को देखते हुए वो तंज से मुस्कुराया। हाँ मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत अपना आप मनवा लेगी। हानिया ने अज़म से उसे देखा। अच्छा तो फिर लगा लो शर्त, मगर इस बारे में आशु को मत बताना, क्योंकि मेरी बहन इतनी रहम दिल है कि वो फ़ौरन मुझसे इल्तिजा करेगी कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, और तुम्हें मालूम है कि मैं अपनी बहन का कहा नहीं टाल सकता। उसकी दी गई भीख कबूल होगी तो मोस्ट वेलकम। हानिया ने अपने आंसू साफ़ करते हुए इस वजी लड़के को देखा जो उसकी रगो जाँ में बसता है, मगर आज इस तरह से उससे खफा था कि लगातार उसके दिल को ज़ख्मी किए जा रहा था। नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, और तुम्हें जीत कर भी दिखाऊँगी। वो इस्लान मीर की बहन थी और हारना तो उसने सीखा ही नहीं था। चैलेंज एक्सेप्टेड, वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता उसकी बगल से गुजरकर किचन से निकल गया। हानिया वहीं काउंटर थाम कर अपने दिल में उठते दर्द को दबाती खुद भी किचन से निकल गई। आरोशा बड़ी खुशी खुशी हाथों में हैंग किया हुआ सूट लेकर दोबारा किचन तक आई थी, मगर हशम और हानिया के वजूद से खाली किचन देखकर हैरानी से खुद से खुद ही पूछा, हाय ये दोनों यहाँ से गायब कहाँ चले गए? अभी बताती हूँ दोनों को। हानो इन दोनों को ही खबर लेने के इरादे से जैसे ही तेज़ी से मुड़ने लगी थी, पीछे से उसके कान में कोई बोला था। आरोशा खौफ से चीखकर मुड़ी और अपने पीछे मुस्कुराते इस्लान को देखकर उसकी आंखों में खौफ की सी उतर आई। आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने और डराए रखने का बड़ा शौक़ है। हैंग किया हुआ सूट हमवज़ उसके हाथों में था और उसे पकड़े पकड़े ही अपनी कमर पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए इस्लान से लड़ने को तैयार थी। बेवकूफ़ बनी बनाई हो ज़रूरत नहीं, और तुम मुझसे डरती हो? व्हाट ए जोक। अपनी निगाहों में उसके हसीन चेहरे को भरते हुए वो मजाक में बोला था। मैं डरती नहीं हूँ आपसे, आरोशा इस बार आंखें फैलाकर हैरानी से सवाल किया। हाय रे इनकी मासूमियत, इस मासूमियत पर तो इस्लान मीर अपना दिल व जान फिदा कर डाले। इस्लान ने दिल में सोचा, किस एंगल से पीठ पीछे मुझे जल्लाद दो जालिम, और न जाने क्या क्या मेरे बारे में कसीदे पढ़ती रहती हो, और सामने होता हूँ तो लड़ने को तैयार, गुस्से से घूरती भी हो। वो उसी सताने वाले अंदाज में बोलते हुआ, हशम कैसे चला गया? मगर मैंने उसे रुकने के लिए कहा था, ऐसे कैसे चला गया? वो अब भी अनजाने में उसके बाल मुट्ठी में जकड़े ताज्जुब ज़दा थी और खफा भी। इस्लान ने पहले अपने बाल उसकी मुट्ठी से छुड़ाए, फिर बहुत जल कर कहा, अपने पाँव से चलकर कार तक गया, फिर कार में बैठकर हॉस्टल गया, फिर इसी पाँव से चलकर हॉस्टल रूम तक गया होगा। अब अपनी बीवी को याद करते हुए सो रहा होगा तो हाशो की अम्मा जान अब अपने शौहर पर भी ध्यान दो। आरोशा ने मुँह बनाकर इस्लान की लंबी बात सुनी।